अशोक गहलोत की तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस के झगड़े खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। विधायकों को होटल में बंद करने के बावजूद मामला हाथ से फिसलता दिख रहा है। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री और 13 विधायक अशोक गहलोत से बेहद नाराज चल रहे हैं। राजस्थान में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा इतने नाराज हैं कि वे अब तक न तो होटल आए और न ही किसी बैठक में ही शामिल हुए। पर्यवेक्षक टीएस सिंह देव ने माना है कि मीणा नाराज हैं और इस बारे में आला कमान को बता भी दिया गया है। इस बारे में सचिन पायलट से भी टीएस सिंह देव की बात हुई है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इसी गहमा गहमी के बीच दिल्ली से फोन कॉल आया और सचिन पायलट तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने भी रमेश मीणा को मनाने की कोशिश की, पर बात बनी नहीं। मीणा होटल आने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार को समर्थन दे रहे सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने अपनी डिमांड की लिस्ट अशोक गहलोत के सामने पेश कर दी। इसमें विधायकों के इलाके के विकास कार्य को तेज करने के साथ साथ एक निर्दलीय को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाए जाने की भी मांग है। कांग्रेस की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। बीएसपी से कांग्रेस में आए सभी 6 विधायक इस बात से नाराज बैठे हैं कि कांग्रेस में आने के बाद से उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। जिन वादों के साथ उन्हें कांग्रेस में लाया गया, अशोक गहलोत ने उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये विधायक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के साथ अशोक गहलोत की हुई बैठक के बाद सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने खुद के क्षेत्र के विकास और शासन प्रशासन में लंबित कामों का मुद्दा उठाया। सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों के साथ सीएम अशोक गहलोत ने अलग से चर्चा की। निर्दलीय विधायकों के साथ सीएम ने 1-to-1 संवाद किया। राज्यसभा चुनावों से पहले इन सभी विधायकों ने एकजुटता से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने और एकजुटता बनाए रखने का आश्वासन दिया। सभी 13 निर्दलीय विधायक सीएम की बैठक में उपस्थित थे। निर्दलीय विधायकों ने सीएम के सामने विकास से जुड़ी मांगे रखी। निर्दलीय विधायकों ने मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन काम देने की मांग की। साथ ही मनरेगा में 200 दिन के काम के लिए पीएम मोदी की 17 जून को हो रही पीसी में मुद्दा उठाने का सुझाव दिया। ज्यादा गर्मी के कारण नरेगा में काम करने का समय कम करने की भी मांग की गई थी। अशोक गहलोत के साथ बैठक के बाद निर्दलीय विधायकों ने कहा कि अभी सीएम से कोई राजनीतिक मांग नहीं की है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद इन विधायकों ने फिर से सीएम के साथ बैठक का समय मांगा है। बताया जाता है कि निर्दलीय विधायक राज्यसभा चुनाव के बाद सत्ता में भागीदारी की मांग करेंगे। निर्दलीय विधायक कम से कम एक कैबिनेट मंत्री का कद चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के नेताओं में इस बात की होड़ सी मच गई है कि कौन चीन के मामले में केंद्र सरकार से कितने सवाल पूछता है। राहुल गांधी, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी के बाद अब अहमद पटेल भी सामने आए और मोदी सरकार पर सवाल दागे। कई घोटालों में फंसे अहमद पटेल अब तक ईडी के सामने जाने से बचने के बहाने तलाशते रहे। अहमद पटेल ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 9 बार चीन का दौरा किया, 5 बार तो प्रधानमंत्री के तौर पर किया। इसके बावजूद उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। पटेल ने ट्वीट किया, जब चीन ने हमारे क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है तो चीन की आधिकारिक यात्राओं की सूची का जिक्र करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों के चीन दौरे का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने 9 बार चीन की यात्रा की है, जबकि उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सिर्फ 2 बार ही वहां गए थे। पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव ने सिर्फ 1 बार चीन की यात्रा की। अन्य प्रधानमंत्रियों ने वहां का दौरा नहीं किया। मोदी की कई बार की चीन यात्राओं के बावजूद देश को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह पहले नंबर के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि फूल सिंह बरैया चुनाव हारने जा रहे हैं। कारण ये कि कांग्रेस दूसरी सीट किसी भी सूरत में जीतती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी घमासान अब और तेज हो गया है। पार्टी का एक गुट दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजना नहीं चाहता है। वे चाहते हैं कि फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए।
दरअसल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी की बैठकों में उपचुनाव में जीत के लिए दिग्विजय सिंह की जगह फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजे जाने की वकालत की थी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर कहा था कि दिग्विजय सिंह को इस बात की पहल करनी चाहिए कि फूल सिंह बरैया राज्यसभा चुनाव में प्रथम वरीयता का उम्मीदवार बने। चौधरी राकेश सिंह ने दिग्विजय सिंह को त्याग का परिचय देने की सलाह दी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में सीनियरिटी में दिग्विजय सिंह पहले नंबर पर रहेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक गुट ये चाहता है कि फूल सिंह बरैया को राज्यसभा पहुंचाकर आरक्षित वर्ग के वोट बैंक का विधानसभा चुनाव में फायदा लिया जाए। कांग्रेस के कुछ नेताओं का मत है कि बसपा के पूर्व नेता फूल सिंह बरैया को अनुसूचित जाति वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि पार्टी में बरैया की एंट्री कराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही हैं, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के विरोधी बरैया के जरिए उनका राज्यसभा में जाने का रास्ता बंद करने की कवायद में जुटे हैं। बरैया का समर्थन करने वाले नेताओं का मत है कि अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों को साधने के लिए उन्हें राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। इससे ग्वालियर चंबल इलाके के अनुसूचित जाति के वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत के खिलाफ कदम वैसे ही उठाए हैं जैसा कि पाकिस्तान के हुक्मरान करते आए हैं। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो हर हाल में नेपाल को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कोशिशों में जुट जाए। नेपाल के विवादित राजनीतिक नक्शे को वहां की संसद की मंजूरी मिल गई है। संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने प्रधानमंत्री केपी ओली सरकार के विधेयक का सपोर्ट किया है। नेपाल की मौजूदा सरकार के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री केपी ओली ने राजनीतिक नक्शे के नाम पर भारत के खिलाफ कदम उठाकर अपने विरोधियों को चुप करा दिया है और अपनी कुर्सी बचा ली है। सत्ता की राजनीति में देश की संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा हमेशा से ही कारगर साबित होता रहा है। नेपाल के नए नक्शे के नाम पर केपी ओली ने अपने विरोधियों को अपने साथ खड़ा कर लिया है और संविधान संशोधन विधेयक देश की एकता और अखंडता के नाम पर पास करा लिया। महीना भर पहले तक ये विरोधी खेमा केपी ओली का इस्तीफा मांग रहा था। केपी ओली को ऐसे ही एक मुद्दे की तलाश थी जो उनकी कुर्सी को बचा सके। नेपाल की मीडिया के मुताबिक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्प कमल दहल और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के समर्थकों की तरफ से प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तभी केपी ओली ने ऐसी चाल चली कि सभी चारों खाने चित्त हो गए। अगर विरोधी इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटते तो जनता में मैसेज जाता कि वे देश विरोधी हैं और ऐसा करके केपी ओली ने फिलहाल तो कुर्सी बचा ही ली है। वैसे विरोधियों का कहना है कि वे अपनी मांग खत्म नहीं कर रहे बल्कि बजट और नक्शे के पारित होने तक होल्ड किए हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा ही कश्मीर के नाम पर जनता का ध्यान बाकी मुद्दों से भटकाते रहे हैं और जो पार्टी सत्ता पर काबिज होती है वो विरोधियों को ऐसे ही किनारे लगाए रखती है। जो पार्टी ये सब मैनेज कर लेती है उस पर पाक फौज की कृपा बनी रहती है, लेकिन तभी तक जब तक कि सब मैनेज होता रहे और फौजी नेतृत्व के मनमाफिक चीजें चलती रहें। पाकिस्तान के तख्ता पलट को छोड़ दें तो जब भी राजनीतिक नेतृत्व ने फौज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, सत्ता से हाथ धोकर ही बैठे और फिर कहीं के नहीं रहे। नवाज शरीफ और इमरान खान होने का फर्क भी फिलहाल इसी हिसाब से देखा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नेपाल ने एक नक्शा पास कर कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। जिस इलाके को नेपाल अपना बताने की कोशिश कर रहा है वो भारत का है और पूरी तरह से कब्जे में है और हमेशा रहेगा। फिर भी होना यही चाहिए कि कभी कोई बड़ी आग लगे उससे पहले हल्के से उठते धुएं को भी जितना जल्दी हो सके पानी डालकर शांत कर देना चाहिए। नेपाल को मालूम होना चाहिए और इस बात का राजनयिक कोशिशों के तहत एहसास भी कराया जाना चाहिए कि पाकिस्तान और उसमें बुनियादी फर्क है और तिब्बत या हांगकांग का हाल देखते हुए उसे अपने भविष्य पर भी गौर करना चाहिए। जैसे नेपाल और भारत में कोई सांस्कृतिक साम्य नहीं है, वैसे ही चीन के साथ भी उसका कोई मेल नहीं। भारत के खिलाफ और अपने फायदे के लिए पाकिस्तान भले ही चीन से कुछ फायदा उठा ले, लेकिन नेपाल को सिर्फ नुकसान ही होगा। पाकिस्तान जब अमेरिका के हाथ नहीं लगा तो चीन भी उसको बस थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
पाकिस्तान की फौजी हुकूमत काफी अलर्ट है। नेपाल के लिए एक बार फिर फंस जाने पर चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को ऐसे ही समझाने की कोशिश की। योगी की धार्मिक असर वाली राजनीतिक थ्योरी नेपाल के साथ डिप्लोमेटिक डील में भी काम आ सकती है। जरूरत है तो बस जल्द से जल्द काम पर जुट जाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हर दूसरे दिन शरद पवार से मिलना और फिर आकर सरकार चलाना उद्धव ठाकरे को अब भारी पड़ता दिख रहा है। पवार और उद्धव के इस खेल से कांग्रेस पूरी तरह से भड़क गई है। पहले राहुल गांधी, फिर बाला साहेब थोराट और अब पूर्व मुख्यमंत्री और ठाकरे सरकार के मंत्री अशोक चौहान ने भी ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस असहज है। अशोक चौहान ने माना कि गठबंधन सरकार में अनबन है। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात होने वाली है। अशोक चौहान ने गठबंधन सरकार में तकरार के लिए ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चौहान ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे को सीएम उद्धव ठाकरे के सामने उठाया जाएगा। चौहान ने कहा कि हाँ, एमवीए के घटक दलों और ब्यूरोक्रेसी के बीच कुछ मुद्दे हैं। हम सीएम ठाकरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके सामने सभी मुद्दों को विस्तार से उठाएंगे। हम अगले 2 दिन में मीटिंग की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बाला साहेब थोराट ने भी इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि एमवीए के सहयोगियों में कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान बातचीत से निकल आएगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकार मिलना चाहिए। जब गठबंधन में झगड़े शुरू हुए तो आरपीआई नेता रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस को एक बार फिर विचार करने की नसीहत दी। अठावले ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके समर्थन से ये सरकार चल रही है। अगर उसे गठबंधन में अहमियत नहीं मिल रही है तो उसे सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बने रहने के बारे में सोचना चाहिए। गठबंधन की 3 सहयोगियों में से कांग्रेस निर्णय लेने की प्रक्रिया और अहम बैठकों में खुद को शामिल करने का प्रयास कर रही है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता इस मुद्दे के साथ ही कुछ अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से कोविड-19 वैश्विक महामारी के और चक्रवात निसर्ग से प्रभावित लोगों को राहत देने समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे ऐसी भावना पैदा हो रही है कि प्रदेश को अलग थलग कर दिया गया है। कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है, जिस पर हम मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना चाहते हैं और उन्हें सुलझाना चाहते हैं। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में 3 दलों की सरकार बनी थी और मंत्रिपरिषद ने शपथ ली थी, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि सत्ता और जिम्मेदारियों में बराबर साझेदारी होगी। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान अब सीएम ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान राज्यपाल कोटे से विधान परिषद नामांकन, राज्य सरकार के संचालित नियमों और बोर्ड में नियुक्ति और कांग्रेस मंत्रियों को आ रही समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।